This program is co-sponsored by New Times Insulation, specialist in hot cold, acoustic insulation and air duct fabrication, painting works etc. Contact office at Dharmangri Azad Nagar, Boisar Palghar, Maharashtra 401506. Mobile number 9561116660. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम शाम के साथ आज की बात। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम दिन भर की कुछ खास बातें लेकर आते हैं। आजकल राजनीतिक माहौल बहुत गर्मा गर्म है, हर तरफ राजनीति गरमाई हुई है। अभी आपने गुजरात के चुनाव देखा, हिमाचल का चुनाव देखा, दिल्ली एमसीडी का चुनाव देखा। अभी निकाय चुनाव का समय है उत्तर प्रदेश, और 2024 में लोकसभा का चुनाव है। हम 2023 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित ही राजनीतिक दलों में सरगर्मी तेज दिख रही है। आज अजय राय, कांग्रेस लीडर अजय राय के ऐलान पर स्मृति ईरानी का पलटवार। उन्होंने कहा, राहुल जी अगर अमेठी में पुनः चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अपनी तैयारी बनाए रहें। इसके साथ ही आज के टॉप 10 खबरों में दुनिया के सबसे विवादित समुद्र में युद्धाभ्यास करेंगे रूस और चीन। इसके साथ ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और भारतीय जनता पार्टी की 2024 की तैयारी निरंतर सरगर्मी बनाए हुए है। अब हम आज आपको उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के विषय में कुछ जानकारी देंगे। इसके लिए हमारे आज के मेहमान हैं प्रयागराज से संभावित आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी केशव नाथ जी, जो मेयर पद के चुनाव के लिए हो रही तैयारियां और वहां की वस्तु स्थिति के बारे में हमसे बातें करेंगे। तो आइए मिलते। तो दोस्तों, आज शाम के साथ आज की बात में हमारे साथ हैं विशेष अतिथि के रूप में राजनीतिक विश्लेषक और उत्तर प्रदेश से सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता। आज उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव नज़दीक में है और गहमा गहमी बनी हुई है। ऐसे में नगर निकाय चुनावों पर चर्चा स्वाभाविक है। तो हम स्वागत करते हैं केशव नाथ जी का स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार। केशव जी, आज जो सामाजिक माहौल है, अभी तो पूरे देश में राजनीतिक माहौल था। गुजरात का चुनाव था, हिमाचल का चुनाव था, दिल्ली एमसीडी का चुनाव था। सरगर्मी बहुत तेजी से बढ़ी हुई थी। इसी तरह से उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में क्या माहौल है? माहौल यहाँ हमारे प्रयागराज का तो काफी गर्म है और जगह जगह पोस्टर बैनर का प्रचार चल रहा है और बिजली के खंभों और गली मोहल्ले के नुक्कड़ पे आप अपने प्रत्याशियों को देख पा रहे हैं। तो ये चीजें दिखाई दे रही हैं और काफी गर्म माहौल है और हर दल में टिकट पाने के लिए होड़ लगी हुई है। ये सारी चीजें सुनने में भी आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है। तो गर्म माहौल तो है। और कल एक आखिरी हियरिंग है जो चुनाव आयोग के ऊपर किया गया है, कल 20 तारीख है। तो कल के हियरिंग के बाद हमें डाउट है कि कल जो डिसीजन आएगा हाई कोर्ट का, उस डिसीजन के आधार पर शायद 21 या 22 तक तिथि निर्धारण चुनाव आयोग कर देगा, ऐसा मेरा मानना है। ये जो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट तक मामला पहुंचा है, ये आरक्षण का मुद्दा है? जी हाँ, ये आरक्षण का ही मुद्दा है। कुछ परिसीमन इधर से उधर या जो भी रहा हो, या कुछ प्रत्याशियों ने इसको दायर किया है। जैसे इलाहाबाद में महापौर ओबीसी हुआ है, तो इस पर भी कुछ कोर्ट केस हुए हैं। कुछ हमारे सीटों को लेकर जगहों के भी हुए हैं। जैसे सीट हमारा है वार्ड नंबर 15 और 18, तो इसको वाइस वर्षा के लिए किया जा रहा है। अच्छा। 15 नंबर ओबीसी है और 18 नंबर जनरल है, तो शायद 18 को ओबीसी है। और इस तरह की कई चीजें हैं जो कोर्ट केस के माध्यम से डिसाइड होगा। और इसीलिए इसको हाई कोर्ट ने रोका कि अभी आप जो है किसी भी तरह का डेट निकाय चुनाव के लिए नहीं देंगे, ऐसा पेपर में भी आया था। अच्छा, तो आज का जो निकाय चुनाव है, आपके नजरिए से सभी दल तो लड़ेंगे, लेकिन क्या माहौल रहेगा? राजनीति का वास्तविक स्वरूप क्या निकल के आने वाला है आपके अनुसार? देखिए, मेरा व्यक्तिगत अपना अगर मत मानेंगे तो स्थिति यही है कि जो अब तक होता रहा है वही दोबारा न हो जाए। और जो स्वच्छ, ईमानदार और कर्मठ प्रत्याशी हैं, अगर वो लोग आगे नहीं आएंगे तो बट नेचुरल है कि ऐसे ही लोग आगे आएंगे जो अब तक आते रहे हैं। जिससे क्या होगा कि नुकसान
हम सभी का होगा। जैसे कि अब सोच रहे होंगे आप कि नुकसान क्या होगा, तो नुकसान पे थोड़ा सा मैं ध्यान आकर्षण करूंगा जी। कि निकाय चुनाव का जो मुख्य मुद्दा है वो स्वच्छता को लेकर है, अच्छा। साफ सफाई को लेकर है। हाँ। तो पहले तो 2 तरह के डस्टबिन की बात की जाती थी। हाँ। हमारे नगर निकाय के पोस्टर बैनर पर अब 3 तरह के डस्टबिन की बात की गई। अच्छा। अब हाँ, 3 तरह के डस्टबिन, लेकिन जो कूड़ा कचरा हमारे घरों से जा रहा है वो सब सम्मिलित रूप में ही जा रहा है। कोई 3 तरह का डस्टबिन नहीं है कहीं भी, और जो डंपिंग स्टेशन है उसी डंपिंग स्टेशन पर ही डंप कर दिया जा रहा है। कहीं उसका कुछ भी नहीं किया जा रहा है। लेकिन बस वही है, नुकसान यही होगा कि जो गीला कचरा सड़ेगा उसका बदबू हम सभी सूंघेंगे, बीमार पड़ेंगे, डॉक्टर को पैसा देंगे। अभी डेंगू से पूरा उत्तर प्रदेश त्रस्त रहा है और फिर भी लोगों को नजर नहीं आ रहा है। और अगर इसी तरह के प्रत्याशी फिर चुनकर आए तो ये निश्चित है कि हम स्वच्छता को कह तो जरूर रहे हैं लेकिन उसको पूर्णता नहीं प्रदान कर पाएंगे। ये है नंदन जी। हाँ, आप भी राजनीतिक दांव में अपना आजमाइश करने की तैयारी में हैं, तो आपकी कुछ ऐसी तैयारी है? देखिए, मेरी तैयारी कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। मैं एक आम आदमी जैसा होता है, मैं खास आदमी नहीं हूँ। रेल सेवा से मैंने निवृत्ति लिया। रेल सेवा मैंने देशभक्ति की भावना से किया। एक भी किसी भी थाने में मेरे नाम पर एक भी एफआईआर नहीं है आज के डेट में। तो ये मेरी छवि है और मैं ये चाहता हूं कि स्वच्छ छवि का व्यक्ति, भले मैं हूं या मेरे जैसा कोई और, जो स्वच्छ छवि का व्यक्ति हो, जनता उसे अपने हाथों में बिठाए, अपने सर आंखों पे रखे और ऐसे प्रत्याशियों के लिए जनता उदार भाव से वोट भी करे ताकि ऐसे व्यक्ति प्रयागराज को साफ सुथरा शासन प्रशासन और स्वच्छ वातावरण दे पाए। तो ये मैं चाहता हूं। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आप क्या प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं? कुछ ऐसा तैयारी किया है आपने? जी, बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने कि अभी तक जितने भी नगर निकाय के चुनाव हुए या विधायक या सांसदी का चुनाव हुआ, सभी का एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और मैंने ये देखा है कि जितने भी प्रत्याशी आते हैं वो ऑब्जेक्ट लेस होते हैं, उनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है और ज्यादातर पार्टी के व्हिप के ऊपर, जो भी पार्टी का एक व्हिप चलता है उसी के आधार पे वो जो है अपना चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। जनता के पास विकल्प का एक जो अवसर होता है वो नहीं रहता है, तो वो चीजें रहेंगी। तो मेरा मानना यह है कि मैं एक विकल्प दूंगा इस नगर निकाय चुनाव के लिए। विकल्प क्या होगा? सबसे पहला विकल्प बेरोजगारी। हमारे गली मोहल्लों में बेरोजगार बच्चों की लाइन लगी है। यदि आप कभी भी किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में चले जाएंगे तो वहां पर हमारे पढ़े लिखे बच्चे आपको कुछ उटपटांगबाजी करते नजर आ जाएंगे। मैं इसका कोई नॉमिनेशन नहीं देना चाहता, उटपटांगबाजी क्या हो सकता है, तमाम तरह की चीजें होंगी। तो इन बच्चों को अगर हम रोजी रोटी नहीं दे पा रहे हैं तो हमारी अपनी कमी है। नगर निकाय हमारे इलाहाबाद में 100 वार्ड है आज के डेट में। 100 वार्ड में स्थिति यह है कि एक वार्ड में यदि 100 बच्चों को किसी स्पेसिफिक जॉब में लगा दिया जाए, अब एक वार्ड का स्थिति मैं बताऊं कि लगभग एक वार्ड में इस समय 5000 वोटर हैं। एक एवरेज में बता रहा हूं, 5000 वोटरों के ऊपर एक वार्ड का चल रहा है। 5 से कहीं 8 हो रहा है, कहीं 6 हो रहा है, किसी किसी छोटे वार्ड में 4 भी है। तो मेरा मानना यह है कि ये संख्या वोटर की है कि जनसंख्या? नहीं, जनसंख्या तो और ज्यादा होगी। ये मैं वोटर की बात कर रहा हूँ। जनसंख्या तो ज्यादा होगा, 10 से 12,000 हो सकता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी बाहर के भी लोग हैं जिनका वोट बैंक हमारे इलाहाबाद में नहीं है, तो वो वोट नहीं डालेंगे, लेकिन जनसंख्या का प्रभाव तो डालेंगे वो। शहरी क्षेत्र में घनत्व तो ज्यादा है। नहीं, जैसे वो कुछ हमारे रेल का प्रशासन, जैसे डीआरएम ऑफिस है, जोनल ऑफिस है और भी एजी ऑफिस है, तमाम ऑफिस हमारे इलाहाबाद में है। तो इसमें ऐसे वोटर जो इलाहाबाद के वोटर हैं वही जॉब में नहीं है, बाहर के भी लोग हैं, उनका वोट उनके जिले में है या उनके घर में है, कहीं जहां वो रहते हैं।
तो वो हमारे इलाहाबाद में प्रभाव तो डालते हैं, लेकिन यहाँ का वोटर वो नहीं डालते हैं। हाँ, वोट बैंक वो नहीं है, सपोर्ट और नोट वो दे सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे पाएंगे। तो ये चीजें हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि हर वार्ड से 100 बच्चों को रोजगार दिया जाए। देखिए, अपने मुद्दे पे हम आते हैं कि हर वार्ड से यदि 100 बच्चों को रोजगार दिया जाए तो कुल मिला के 100 वार्ड के एवज में 10,000 रोजगार नगर निकाय के चुनाव पर होना चाहिए। इसका विजन मेरे हिसाब से आज तक किसी भी प्रत्याशी ने नहीं दिया है। ये मेरा बड़ा विशेष विजन है कि मैं हर वार्ड से 100 बच्चों को रोजगार देने का प्रयास करूंगा। अब इसमें सवाल इस बात का है कि जैसे कोई दल के प्रत्याशी सामने आते हैं तो वो मेरा विजन लेके अगर आगे काम करते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मेरा विजन कोई भी ले ले, लेकिन उस पर काम करके दिखाए। तो 10,000 यदि हमारे इलाहाबाद प्रयागराज के महानगर में बच्चों को अगर जॉब मिल जाता है तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि नगर निकाय को सीधे सीधे हम जॉब से जोड़कर देखेंगे। तो ये विजन हमारा खुद का अपना है। इसके कुछ फायदे हम आपको बताएंगे। इसका फायदा ये होगा कि ये बच्चे जो गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर बैठकर उटपटांगबाजी करते हैं, ये वो नहीं कर पाएंगे। और ये जब नहीं करेंगे तो हमारे महानगर में लॉ एंड ऑर्डर अपने आप मेंटेन होने लगेगा। तो हम चाहेंगे कि इस जॉब को देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए जनता हमारे जैसे विचार के लोगों को आगे बढ़ाए, ताकि इस चीजों को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाए। तो ये हमारा रोजगार की बात है। अब इस पे रोजगार हम देंगे कहां से, इस पर हम विचार करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि कूड़े का निष्पादन, कूड़े के निष्पादन को लेकर पूरे महानगर में 5 केंद्र बनाए जाने चाहिए, जो अभी तक एक भी नहीं है। 5 केंद्रों में जो हमारे घरों से कूड़ा प्राप्त होगा, गीला, सूखा और पेपर एंड टेलिक पार्ट, अब तो 3 डस्टबिन की बात हम कर रहे हैं जी। तो इन तीनों को 5 केंद्रों में पहुंचाया जाएगा। पहुंचाने का काम यही बच्चे करेंगे। वहां पर शॉर्टिंग का काम मशीन से भी हो सकता है और मैनुअल भी होगा। फिर उसके विक्रय का काम, जैसे गीले कचरे से हम कंपोस्ट खाद बना देते हैं, तो वो विक्रय का कार्य आएगा। कागज, मेटेलिक पार्ट, ये भी हमारा विक्रय का पार्ट है। इसके साथ ही साथ जो सूखा कचरा है, सूखे कचरे में शॉर्टिंग करके उसमें से बहुत सारे जो उपयोगी वस्तुएं हैं निकाल लिए जाएंगे, और जो बिल्कुल रॉ मटेरियल बचेगा पूरे कचरे का मात्र 10% होगा जो डंपिंग स्टेशन तक जाएगा। तो ये सारे कार्य हमारे बच्चे ही करेंगे और इन बच्चों को रोजगार इस कार्य में दिया जाएगा। अब आइए फिर रोजगार की बात मैं करूंगा। दूसरा रोजगार, हर जिले में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो टूरिस्ट पर्पज से बहुत ही सुंदर है। जैसे हमारा महानगर तो बड़ा सशक्त है, हमारा प्रयागराज धार्मिक पर्यटन का केंद्र है। तो इस केंद्र के लिए मेरा मानना यह है कि अभी तक महानगर स्तर पर किसी भी महापौर ने, किसी भी विधायक ने, किसी भी सांसद ने इस पर कोई भी एक लाइन नहीं बोला कि हम महानगर को पर्यटन के क्षेत्र से जोड़कर और बच्चों को रोजगार देंगे। ये चूंकि महानगर के महापौर का चुनाव है और महापौर के लेवल पर जब 100 वार्ड हमारे बीच में आ रहा है तो 100 वार्डों का एक समूह बनेगा और उसमें हम बच्चों को पर्यटन उद्योग से भी जोड़ेंगे। तो ये दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट है जो जॉब की बात मैं कर रहा हूं। तो मैं बार बार नगर निकाय को जॉब से जोड़ रहा हूं ताकि हमारे इस जनपद के बच्चे जॉब लेकर अपनी और अपने घर और परिवार का पालन पोषण कर सकें। और इस तरह से जब बच्चे हमारे रोजगार पा जाएंगे तो वो कभी भी गली मोहल्ले या नुक्कड़ पर बैठकर उटपटांगबाजी नहीं करेंगे, कहीं छिनैती नहीं होगी। हमारी माताएं बहनें कहीं भी जाएंगी बड़े स्वतंत्र भाव से जाएंगी आएंगी, कोई किसी भी तरह का कुछ भी नहीं होगा। देखिए तो ये बहुत बड़ा, अभी योगी जी ने प्रशासनिक तौर पर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को सशक्त कर दिया है, तो ऐसा क्या आपने छिनैती जैसे शब्द बोले, तो क्या ऐसा माहौल बना हुआ है अभी भी? नंदन जी, आपसे भी कुछ छिपा तो नहीं है और सभी जानते हैं
कि इस तरह की घटनाएं आए दिन होती हैं और खूब होती हैं। इलाहाबाद में स्थिति यही है कि लड़कियां और माताएं, प्रयास यही रहता है कि वो यथा समय 8 या 9 बजे तक अपने घर तक पहुंच जाए अगर बाहर है तो, और बाहर हैं तो किसी गार्जियन के साथ रहें। जैसे कि आप मुंबई को देख रहे होंगे। इसका कारण बेरोजगारी ही है। जी हाँ, मैं इसको बेरोजगारी से जोड़ के रखता हूं कि जो बच्चों को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, वो यही सब करेंगे। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे चुने हुए सरकारों का है। जिसको हम चुनते हैं उनका विजन नहीं देखते कि वो चुनने के बाद क्या करेंगे। होता यही है कि जब बच्चे रोजगार नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे, माँ बाप से कब तक पैसा मांगते रहेंगे, फिर उन्हें लगेगा नहीं माँ बाप से नहीं मांगेंगे तो करेंगे क्या, तो फिर यही सब करेंगे। उटपटांगबाजी में सारा कुछ आ रहा है। तो कुछ भी करेंगे, छिनैती करेंगे, कुछ और भी करेंगे, जो आप नहीं समझ सकते वो भी करेंगे। रोजगार के विषय में आपने 2 मुद्दों को पूरी तरह से उठाया है, एक कचरा प्रबंधन को और दूसरा आपने रोजगार के लिए पर्यटन को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। तो रोजगार में आपको लगता है कि और कोई ऐसा विषय है जिससे हमारे नगरवासियों को रोजगार प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, अब तीसरे विकल्प के ऊपर अगर आते हैं तो हम 2024 तक मुझे जाना पड़ेगा। शहरी क्षेत्र में रोजगार का सबसे प्रमुख साधन तो यही 2 है अभी के हिसाब से, पर्यटन और कचरे का निष्पादन। स्वास्थ्य तीसरी बात, हाँ बताइए। नहीं, तीसरी बात, यदि थोड़ा सा पूरे जिले को ले लिया जाए, इलाहाबाद को, जिसमें ग्रामीण अंचल भी आएगा, तो हमारे ग्रामीण अंचल पर ऐसे बहुत सारे कार्य होते रहे हैं पहले, अब नहीं हो रहा है, तो उसको फिर से हमें पल्लवित करना पड़ेगा, पोषित करना पड़ेगा। जैसे डलिया बनाना, मुड्ढा बनाना। हम प्लास्टिक का मुड्ढा क्यों उपयोग करें, हम प्लास्टिक की कुर्सी क्यों उपयोग करें। पहले हमारे घरों में बड़े आराम से ग्रामीण अंचल में फूस और कुछ वहां के लोकल उत्पादों से मिलकर मुड्ढा और कुर्सी बनती थी, मचिया बनता था और बड़े आराम से घरों में फैशनेबल आइटम की तरह उसको रखा जाता था, लोग उसी में बैठते थे। हस्तकला को प्रोत्साहन देने की बात आप कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल सही पकड़े हैं कि हम ग्रामीण अंचल के हस्तकला उद्योग को आगे बढ़ाएंगे और वो हमारे शहरों में आएंगी और यही बच्चे, हमारे शहर के बच्चे उसको आगे ले जाएंगे और उनको एक रोजगार मिलेगा इसके लिए भी। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए एक जो सबसे प्रबल समस्या है इलाहाबाद जैसे शहर में, प्रयागराज में या किसी भी नगर पालिका के अंतर्गत बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और स्वास्थ्य, ये तीनों बहुत विषम परिस्थितियों में होते हैं। तो इनके लिए आपका कुछ प्रस्ताव है? जी हाँ, मेरा प्रस्ताव है और मैं आपको सबसे पहले, आपने बिजली का नाम लिया, बिजली पे मैं कुछ कहूंगा। वैसे तो आम आदमी पार्टी 200 यूनिट फ्री बिजली की बात करती है और मैं उसी दल से टिकट भी मांग रहा हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि यदि आम आदमी पार्टी के इस 200 यूनिट बिजली को थोड़ा सा बदल दिया जाए, अब उस बदलाव की स्थिति को मैं ला रहा हूं। बिजली एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका उत्पादन हुआ, आपने उपयोग किया और नहीं किया तो तुरंत उसको आप अर्थ करिए। क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, मैं जानता हूं बिजली का उत्पादन होने के बाद आप उसको कहीं स्टोर नहीं कर सकते। जब हम स्टोर नहीं कर सकते और अगर उत्पादन हमारा हो रहा है तो ऐसे में हम उसको सदुपयोग में लाएं। अब होता क्या है कि सुबह 6 बजे से लेकर और रात के 8 बजे तक लगभग 14 घंटे हमारी इंडस्ट्रीज रन करती हैं और लगभग 60% इंडस्ट्रीज 8 बजे रात के बाद सवेरे 6 बजे तक के लिए बंद हो जाती है। इसका मतलब है कि दिन के टाइम में बिजली का खपत वहां हुआ, अब बिजली हमारी जो पैदा हो रही है वो स्पेयर हो रही है। तो वो स्पेयर वाली बिजली को मैं ये चाहूंगा कि मैं अपने दल में भी इस तरह का प्रस्ताव रखूंगा और अगर मान लिया गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। 200 यूनिट हटा के समय रख दिया जाए कि रात के 8 बजे से लेके सवेरे 6 बजे तक एक मीटर ऐसा लगा दिया जाए जो अपने आप ठीक 8 बजे बंद हो जाए और सवेरे 6 बजे स्टार्टअप हो जाए। तो ये बीच का जो पीरियड है 10 घंटे का, 10 घंटे में हम बड़े आराम से निःशुल्क बिजली अपने शहरों में, गांव में दे सकते हैं। मैं समय का ध्यान दिलाऊंगा आपको। देखिए, ये तो प्रदेश सरकार में जाने के बाद होगा, अभी नगर पालिका में अगर आप आते हैं तो क्या कर सकते हैं हम उस पर? तो बिजली का तो मुहिम यही है। अब जल पे आते हैं। हाँ, जल पे आते हैं। आपने चूंकि बिजली जल 2 चीज कही आपने। जल के बारे में यह है कि जल का दुरुपयोग बहुत होता है। हाँ। जैसे कि अब इसके लिए हम जागरूकता प्रोग्राम चलाएंगे अपने नगरों में। जल का दुरुपयोग यो है कि अगर
पानी आ रहा है। जैसे कि अब हमारे यहाँ पानी सवेरे 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आता है मॉर्निंग में, और सायंकाल 5 बजे से लेकर 9 बजे रात तक आता है। तो 4 घंटा सुबह और 4 घंटा शाम को आता है। लेकिन ये होता क्या है कि जब स्टार्टअप हो जाता है तो अक्सर नालियों में आपको दिखेगा कि पानी वेस्ट हो रहा है। तो प्रयास हमारा ये होगा कि ये जो 4 घंटा सुबह और 4 घंटा शाम का है, इसका टाइमिंग कम करेंगे ताकि पानी का अपव्यय कम हो, और हर घर में हर नागरिकों को जागरूक करेंगे कि जागरूक होने के बाद आप जल के महत्व को समझिए कि यदि ग्राउंड वाटर अगर आपका समाप्त हो गया नीचे से जमीन के, तो हम पानी कैसे पिएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे जिएगी बगैर पानी के। तो ये चीजें हम करेंगे जागरूकता अभियान के अंतर्गत। और बताइए आप। अभी एक मुद्दा किसी भी नगर पालिका में स्वास्थ्य का भी विशेष है, तो स्वास्थ्य को लेके आपकी क्या तैयारी है? जी हाँ, बहुत सही आपने बोला। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने देश के कई प्रदेशों में मैंने भ्रमण किया है। मैं त्रिपुरा भी रिसेंट गया था। अभी मैं पिछले हफ्ते में मैं राजस्थान में था। राजस्थान में मुझे उदयपुर, मैं बीकानेर भी था, जयपुर भी था, हर जगह गया। लेकिन उदयपुर में मैंने ऐसा देखा कि वहां हर वार्ड में एक मेडिकल हेल्थ यूनिट है। तो ऐसा हेल्थ यूनिट मैंने देखा हमारे प्रयागराज में नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि हर वार्ड में एक हेल्थ यूनिट जो जनता की सेवा के लिए रहेगा, उसके स्थापना के लिए हम प्रयास करेंगे। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एसआरएन, कालविन, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो सरकारी हैं 3-4 हैं, और पूरी की पूरी जनता उन्हीं पर आधारित है। लेकिन नहीं, हम हर वार्ड में, मेरा प्रयास होगा शुरुआती दौर में, क्योंकि 100 वार्ड है, तो अभी हम 4 वार्ड पर एक हेल्थ यूनिट देंगे। इसका मतलब कि 25 हेल्थ यूनिट यदि जनता हमें आश्वस्त करती है और हमें अपना शक्ति प्रदान करती है, तो पहले हम 4 वार्डों के बीच में एक हेल्थ यूनिट बनाएंगे जहां पर हमारे जनता का निःशुल्क इलाज होगा। उसके बाद धीरे धीरे हर वार्ड में इसको कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि 5 साल का टेन्योर होगा, शुरुआती दौर में हम 25 लगाएंगे। तो ये चीजें हमारे पास हैं और करेंगे हम इसको। ये चीजें करना भी चाहिए। अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन हम करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। अच्छा, अभी तो नगर पालिका में मेयर का चुनाव सीधे सीधे जनता के द्वारा किया जाएगा, निर्वाचन। तो आपके जो सभासद रहेंगे आपकी पार्टी के, उनका चयन अभी तक हुआ है या कुछ उसमें अभी? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगर पालिका में मेयर का चुनाव तो सीधे जनता के द्वारा होने वाला है। जी हाँ, तो ये मेरा जो भी आशय है, आप जनता के बीच में हमारी इस बातों को रखिए। अब जनता के बीच में अगर आपका चुनाव निर्वाचन होता है, तो जो 100 सभासद हैं वो आपकी पार्टी से आएंगे, आपका समर्थन करेंगे इन सब प्रोजेक्ट्स में कि नहीं, या कौन जीत के आएंगे, पार्टी की क्या स्थिति है, आपका इस पर क्या आकलन है? देखिए, समय बताएगा पार्टी की स्थिति क्या होगी। आम आदमी पार्टी बहुमत से आएगी या नहीं आएगी। हो सकता है कि पार्टी बहुमत से आ जाए और मुझे बहुमत न मिले, मैं सेकंड पोजीशन पे आ जाऊं, ये भी हो सकता है। देखिए, तमाम संभावनाएं हैं। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी बहुमत में न हो, लेकिन जनता हमारे विचारों को सुने, हमारे विचारों को समझे और हमें ही प्रमोट कर दे। तो ऐसे हालत में जहां पर हमारा बहुमत नहीं होगा, उस हालत में मैं महापौर के पद पर रहते हुए मैं तमाम जो भी 100 पार्षद हमारे होंगे, वो 100 के 100 हमारे प्रयागराज के होंगे, किसी दल के नहीं होंगे, हमारे अपने होंगे। मैं अभी से आश्वस्त कर दे रहा हूं कि 100 के 100 पार्षद किसी भी दल से संबंधित हों, किसी भी दल के टिकट से जीत के आए, निर्दलीय आए, लेकिन वो हमारे खुद के अपने होंगे और उनकी सहमति से हम पूरे महानगर में स्वच्छता मिशन चलाएंगे। ये मेरा वादा है। आपका वार्ड में घूमने का कुछ ऐसा प्राविधान है? अभी कहीं जाते हैं आप? नहीं, मैं दिन में चिन्हित करता हूं और किसी न किसी वार्ड में जाकर हम वहां पर वहां के नागरिकों से मिलते हैं, अपनी बातें बताते हैं और अपनी बातें उनको सुनते हैं और उनकी व्यथा भी सुनते हैं कि उनकी व्यथा क्या है महानगर को लेकर। ये सारी चीजें हम जाते भी हैं, मिलते भी हैं और सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात। दूसरे भी पार्टी के प्रत्याशियों से मिलेंगे और उनकी भी हाल जानेंगे। चलिए, धन्यवाद,
नमस्कार, फिर मिलते हैं हम आपसे। नमस्कार। बहुत ही सुंदर बातें और आम आदमी पार्टी के संभावित उम्मीदवार केशवनाथ जी ने अपनी संपूर्ण चर्चा में अपने प्रोजेक्ट के विषय में, उन्हें अगर मौका मिला तो वह बेरोजगारी, बिजली, जल समस्या और स्वास्थ्य समस्या को कैसे संभालेंगे, रोजगार कैसे देंगे, उन सब विषयों पर उन्होंने अपनी तैयारियों का जायजा दिया। हम फिर मिलेंगे कल इसी समय, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Sunmoon Pharmaceuticals Private Limited. It is involved in the manufacturing of productive pharmaceutical materials, drug intermediates, and 65 Tarapur MIDC 401506. नमस्कार दोस्तों, एशियन एयरलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन एयरलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।